पक्ष के अंदर किसी नेता में कोई हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी के खिलाफ खड़े हो सके। एक भी केस नहीं डाल सके। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जो कोई भी उस पार्टी में शामिल होता है तो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है? ये झूठा है, ये सच्चा है, ये मर गया है, जिंदा है, ये सब काम वो आरएसएस करती है। 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं। हाँ, मैं उसका विरोध करूंगा। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया गया, इसलिए नाराजगी हो गई आपको। ये सब बकवास है। अगर आप आगे चलकर पावर में आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी या राजनाथ सिंह जी, तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। छीनेंगे नहीं, रद्द करेंगे। राहुल गांधी ने ये कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। इससे वो मोदी का कुछ नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। जो आधिकारिक अर्थशास्त्रियों के या अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ रहे हैं वो ज्यादातर गलत हैं। वास्तव में हमारी 3% ग्रोथ से ज्यादा नहीं है। राम मंदिर, ज्ञानवापी, इसके बाद कौन कौन सी लिस्ट है? एक ही है, मथुरा। 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा रखी। मैं अब कोर्ट में जाने वाला हूँ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सरकार में असदुद्दीन ओवैसी मंत्री बनेंगे। यस, अब ये मैं बता देता हूँ, उसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दूंगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कैसे हैं आप? ठीक है। शुरुआत में मैं कहना भूल गया कि आप एक ऐसे नेता हैं जो तमाम मुद्दों पर, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि देश में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कहने के लिए तो, लेकिन आप देश के तमाम मुद्दों पर विपक्ष से भी ज्यादा मुखर होकर बेबाक तरीके से हर मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लोकतंत्र में तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम सिद्धांत पर पार्टी इधर उधर हो जाएगा तो अपने पार्टी के खिलाफ भी बोलना चाहिए। मैं कोई व्यक्तिगत आलोचना तो नहीं करता, मैं पार्टी की जो बनी हुई, पब्लिक को दी हुई गई और हमारे चुनाव के टाइम पर जो दस्तावेज हमने पेश की उसके अनुसार जो भी सिद्धांत है उससे हटना नहीं चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर, इसीलिए देश की जनता भी आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। मैं कोशिश करूंगा इस बातचीत के दौरान कि बिंदुवार तरीके से तमाम मुद्दों पर आपकी बेबाक राय देश की जनता तक पहुंचे। सबसे पहले, क्योंकि करंट में चुनाव चल रहे हैं, 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, हर तरफ 5 राज्यों के चुनाव में तो उसे लेकर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है शुरुआत वहां से हम लोग करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, एक राज्य में अभी होनी है एक दिन में। क्या लगता है आपको, किस ओर जा रहे हैं इन राज्यों की जनता? 5 राज्यों में कितनी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? इतना तो मैं आम बोल रहा हूँ और मैंने अपनी पार्टी को भी स्पष्ट रूप से कहा भी है कि हमारी कितनी भी प्रचार हो, और प्रचार में तो हम बहुत माहिर हैं, परंतु पब्लिक जब दुकान में जाती है तो उनको असलियत पता लगता है। तो जो आम जनता है वो हमारी अर्थ प्रणाली में जो गिरावट आई है, जिसको हम मानते नहीं हैं या उसको प्रकाशन करने नहीं देते हैं, और जो आंकड़े आनी चाहिए वो आते नहीं हैं, तो ये इस कारण से पब्लिक को तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि उनको रोज़ प्रतिदिन का सवाल है। तो उसमें हमारे लिए मुश्किल है, और उसमें हम स्थानीय चुनाव जो होते हैं, प्रांतीय चुनाव, उसमें निश्चित तौर पर हमें इस बार आप जानते हैं कि कर्नाटक में हम हार गए, फिर उत्तराखंड में भी हार गए, शिमला का जो हिमाचल प्रदेश वहाँ भी हार गए। तो आज इस बार मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बड़ी नाजुक स्थिति है, गुजरात में और जो बाकी जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सब में एक टाइट पोजीशन है। कोई हमारे में भी जब आपस में बात करते हैं, कोई ये नहीं कहते कि हाँ हम निश्चित जीत रहे हैं। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या?
आपने पहले एक आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और उससे भी एक कदम आगे बढ़ के जो आंकड़े आने चाहिए वो आंकड़े जनता के बीच में नहीं जा रहे, गुमराह किया जा रहा है। ये इसमें कोई आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है। किसी बीजेपी के जो भी नेता हैं उनसे मैं डिबेट भी करने के लिए तैयार हूँ, वाद विवाद करने के लिए तैयार हूँ, परंतु कोई आता नहीं है। मैं लिखता हूँ ये लेख, मैंने एक लेख लिखा था हिंदू के लिए 1 महीने पहले, जिसमें ये सारी बातें मैंने कही, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो जवाब कैसे दे सकते हैं? यानी अर्थव्यवस्था अर्थ प्रणाली के प्राध्यापक रहा हूँ, और वो भी हार्वर्ड में, जो दुनिया के सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है। अर्थव्यवस्था को लेकर आप इसलिए, आपकी बात कही हुई इसलिए और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, आप खुद अर्थशास्त्री हैं, आप जानते हैं इकोनॉमी के बारे में, इसीलिए मैं आपके शब्दों को एक बार फिर कोट कर देता हूं और चाहता हूं कि आप दोबारा से अपनी बात कह दें। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो आधिकारिक अर्थशास्त्रियों के या अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ रहे हैं वो ज़्यादातर गलत हैं। इसका बेस क्या है? मैं गंभीर वास्तविकता बता रहा हूँ। आप कहते हैं आरोप तो एक कोई भी सस्ता है, कोई भी कह सकता है। मैं तो सारी आंकड़ियों को देखकर मैं कह रहा हूँ, ये हमारी एक अर्थ प्रणाली की में जो गिरावट आई है, वो कोरोना पर पहले हम छिपे हुए थे, बट अब वो कोरोना के बहुत समय बीत गया है। तो आज मैं कहता हूँ कि ग्रोथ रेट जो है, ये जो बाहर कहते हैं कि 6% 7% दुनिया के नंबर 1 है, ये सब वास्तव में हमारी 3% ग्रोथ से ज़्यादा नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी? नहीं, हमारी बीजेपी का जो प्लस पॉइंट है उसमें कितना प्रभाव करेगा, वो हिंदुत्व, हिंदू इकट्ठे हो गए हैं, और उनका जो जात, ये सारी जिसमें जो विभाजन होते थे वो बहुत कम हो गया है। उसमें हम टक्कर तो देंगे सबसे, जीत भी सकते हैं, परंतु जीतने की संभावना जो पहले होता था कि हाँ हो जाएगा, आराम करो, वो नहीं है। यानी कॉन्फिडेंस में कहीं कमी है? मेरा कॉन्फिडेंस तो उन लोगों के लिए होती है जो विराट लोग हैं, जो सहस यानी उनकी जो हिम्मत है, ये सारी चीज़ों पर वो मैं कह रहा हूँ जो वास्तविकता है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दूसरे लोग जो है वो वास्तविकता में विपरीत है या हमारी बात की खंडन कर सकते हैं। कोई आता नहीं है मेरे सामने इसका विरोध करने का। हिंदुत्व की राजनीति के बारे में हम बात करेंगे, एक मेजर फैक्टर है आज की राजनीति में, से कोई दरकिनार नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल और मैं आपसे ले लेता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि जब मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, यानी तीसरा कार्यकाल शुरुआत होगी, उस कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान की, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कहाँ घोषणा हुई है कि वो तीसरी बार उम्मीदवार होंगे हमारे? अभी तक तो नहीं हुआ। यानी इसमें भी शंका है? नहीं, शंका नहीं कि इसमें कोई फैसला ही नहीं हुआ है। आरएसएस बैठेगी, कार्यकर्ता बैठेंगे, हमारी जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं सारे सब बैठ के तय करते हैं। हमारे तो कोई जैसे सोनिया गांधी तय कर लेगी तो वो ये होगा, ऐसा नहीं है हमारे देश में, हमारी पार्टी में। तो उनका तो अभी तक तो फैसला नहीं हुआ। मेरी तो सलाह है कि इसको दो टर्म मिल गई है, अब किसी और को देना चाहिए। आप ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश किया गया है, वो इस बार ना पेश किया जाए, आरएसएस की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाए। नहीं, आरएसएस की तरफ से मैं बात ही नहीं कर सकता। मैं जो जानता हूँ और पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, आरएसएस के भी मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। ये सब कुल मिला करके मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक समन्वय होती है, एक बातचीत होती है, और ये फैसला जनवरी में होगी। और मैं नहीं कहता हूँ कि इसकी कोई चांस ही नहीं है। मैं तो
डट कर कह रहा हूँ कि इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विफल हो गए हैं अर्थ प्रणाली में, विदेश नीति में, कई चीज़ों में विफल हो गए हैं। तो अब 2 साल दो बार हो गया, बस 2 बार के बाद किसी और को मौका देना चाहिए। यानी चांसेस हैं कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। हाँ, चांस तो है ही, क्योंकि उसमें अभी तक निर्णय नहीं हुआ है ना। निर्णय में सबके कई 4-5 लोगों के नाम हैं जिनका पूछो मत, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसका नाम मैं छोड़ दूंगा वो मुझसे नाराज हो जाएंगे तुम्हारे कारण। अच्छा। हाँ, तो है, लोग हैं हमारे पास, लोग हैं, कोई नरेंद्र मोदी के बाद कोई और नहीं है, ऐसा तो हमारी पार्टी में नहीं है। योगी जी भी उस लिस्ट में है? मैं तो कह रहा हूँ ना, इसमें नाम मत लो, क्योंकि मैं किसका नाम छोड़ दूंगा उससे मुझसे दुखी होगा। इतनी बड़ी ब्रेकिंग देने के बाद ये क्यूरियोसिटी तो देश की जनता में अब होगी कि कौन बनते रहो, जब घोषणा करेंगे तब तय होगा। कौन तय करेगा? मैं नहीं करता हूँ, कोई नहीं करेगा, ये सारे मिलकर करते हैं। उसमें नेचुरली आरएसएस की कार्यकर्ता सब बूथ में बैठते हैं, तो उनकी बात तो सुनना ही पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह से प्रचार कर रही है कि अभी तक जो मीडिया के बीच में है कि जी नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं विपक्ष में। तो आप लोग गुलाम लोग हैं, तो मैं क्या करूँ? आपके पत्रकारों से तो मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं, मंत्री कहते हैं। कौन जो मनोनीत नेता है जी? कोई यहाँ पार्टी के अंदर तो चुनाव ही नहीं हुआ है। पहले तो हम चुनाव रेगुलरली करते थे हर 2 साल, इस बार तो 10 साल हो गए और किया नहीं। तो आप ये चाह रहे हैं जो नेता अभी हैं वहां पर मनोनीत, उन्हें आप नेता नहीं मानते? मैं उनको नहीं मानता। तो ये सेकंड लॉ भी आएगी, यानी ये जो जितने मनोनीत नेता हैं 2024 में गायब हो जाएंगे। अडवाणी है, वो तो सर्वमान्य नेता है, वो तो वर्किंग कमेटी का मेंबर भी नहीं है, वो भी मनोनीत में भी नहीं है। वो तो मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं उसमें। उसमें मोदी को जाना चाहिए। आप 2024 में उन्हें नहीं, मेरी हाथ में नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने एक बनाया मार्गदर्शन मंडल इन 5-6 लोगों का, उनके उसके बाद इनकी भी वही बारी है। लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा? आप कह रहे हैं मोदी जी 2024 में चेहरा नहीं होंगे, जो मनोनीत नेता है वो भी नेता नहीं है। आप गुलामी में फंसे हुए हैं कि नेहरू के बाद कौन आएगा, लोग इंदिरा गांधी के बाद भी कौन आएगा, ये चल रहा था। हमारे देश में ये इसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। लोग खड़े हो जाते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति है, कितने आए लोग बाहर से यहाँ आक्रमण करके गए, वो इस देश को ख़त्म नहीं कर सके। लेकिन तैयारी तो करनी होती है ना। तो तैयारी तो तैयारी क्या करनी है? संगठन है, आरएसएस की संगठन से इससे ज़्यादा कुशल और है नहीं। और संगठन है, लोग हैं, अनुशासन है, तो ये सारी मिला करके हम 5 मिनट में इसको तय कर सकते हैं। दो राय नहीं, इसमें संगठन मजबूत है, लेकिन चेहरे भी होते हैं। अगर आप चेहरे ही नहीं प्रचार करोगे, चेहरे तो अखबार वालों की ये जो बात है, अखबार वालों को कल बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ का किसी का नाम ही नहीं जानते थे, मैं कह रहा हूँ, और वो सडनली चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई सोच ही नहीं सकता था। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसमें चेहरे में इसमें मत जाइए। हमारी संगठन का एक संस्कृति है, हमारे संगठन का एक डिसिप्लिन है, उसमें हम काम करते हैं। यानी तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। और आप उनके नाम आज जानते नहीं हैं और कल वो कुशल नहीं होंगे, ये हम मान नहीं सकते। तो ये क्या यही कारण है आपने ये कहा कि आज 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं? हाँ, मैं उसका विरोध करूंगा। ये बिल्कुल पक्की बात पक्की है। इसमें पक्की माने वो रहेंगे तो वो संशय है अभी। हाँ, संशय है। वो रहेंगे तो तब पूछो कि करोगे कि नहीं। मैं नहीं तो वो नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। नाराजगी की वजह क्या? बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहा है आपके अखबार वालों का है कि कोई सिद्धांत पर कोई मतभेद होता है तो नाराज़गी हो जाती है।
और कोई कारण होगा कि तुम्हें मंत्री नहीं बनाया इसीलिए गुस्से में है। इस प्रकार के बकवास तो चलते रहती है हमारे देश में, तो हम तो उसको महत्व नहीं देते। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ जो हमें करना चाहिए। जब मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया मोदी ने, ये तो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। और जो चापलूसी ये करते हैं कई देशों का, वो मैंने देशों का नाम नहीं लूँगा, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं है। चीन ने हमारी ज़मीन को हड़प की, और वो भी 4000 स्क्वायर किलोमीटर उसकी, वो कहता कोई आया ही नहीं। चाइना के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, एक बिंदुवार तरीके से पहुंचेंगे। ये सारी बातें हैं, इस सिद्धांत पर मैं विरोध कर रहा हूँ। मुझे आप उसको चाहते नहीं हैं, आपसे उससे नाराज़ हैं, या आपको मंत्री नहीं बनाया है, या आप ब्राह्मण हैं इसीलिए उसको नफ़रत है, ये सारी चीज़ें बेकार की बात जो चलती है अखबारों में। मैं उसकी लड़ाई सिद्धांतों की है, व्यक्तिगत बिल्कुल सिद्धांत का है। हम जो सिद्धांत हमने जो हमारे चुनाव के इसमें दस्तावेज पेश की थी पब्लिक को, उसकी तो आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आरएसएस में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, पूर्व में आप बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं। क्या आपने बातचीत, व्यक्तिगत तौर पर जो नाराज़गी है, सिद्धांतों की जो बात आप कर रहे हैं, तमाम ये शिकायतें आपने मोदी जी को, अमित शाह जी को, या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो आला कमान है उन्हें आपने बताई नहीं? आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है? उनको किसने बनाया? मोदी को तो हम सब लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया। उससे बात की यहाँ की मैंने पूरी, जो पहले 5 साल में जो ये प्रधानमंत्री थे, तो मैं रोज़ मिलता था उससे, और उनको मैं कब से जानता हूँ, 1972 से जानता हूँ। तो इसीलिए वो जब विद्यार्थी परिषद में थे तब जानता हूँ, जब वो प्रचारक थे आरएसएस के तब जानता हूँ, तो मैं उसको जानता हूँ। मैंने कई बार बात की थी, मैंने उनको चाइना के बारे कई बार खबरदार की थी, और जब मैंने देखा कि ये सब इसके दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। आपने ये कहा कि 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा रखी है, इसे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले थे? नहीं, मैं जाऊंगा अभी उसके लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट झट से जाऊंगा तो वो कहेंगे कि भाई तुम राजनीतिज्ञ हैं, रूलिंग पार्टी का मेंबर हैं, और आप सीधा आ गए। तो मैं पहले मैंने राजनाथ को चिट्ठी लिखी, फिर मैंने पार्लियामेंट में जब मैं था तो तब मैंने इसको रेज़ किया, यानी रेज़ करने प्रयास किया, उसको दबा दिया गया। तो इस पर पूरा मैंने सारे दस्तावेज बना लिए हैं, और मैं अब कोर्ट में जाने वाला हूँ। 2024 के चुनाव से पहले जाएंगे? हाँ, जनवरी में हो जाएगा। आप जितने बेबाक तरीके से चाइना के बारे में बता रहे हैं, विपक्ष के नेता क्यों नहीं कह पाते? उनके पास जानकारी की कमी है? यानी कौन विपक्ष? माने सोनिया गांधी और राहुल गांधी वही कहे जाएंगे? कुछ और भी नेता वो तो चाइना का पिट्ठू है, वो कैसे बोलेंगे? अच्छा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हाँ, चाइना के पिट्ठू? बिल्कुल पिट्ठू है। इसी कारण वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? इसी कारण से कुछ। और विपक्ष में किसी और को नेता? अरे वो और कोई बोलता ही नहीं है। फॉरन में कांग्रेस में कोई और बोलेगा तो कह देंगे ये तुम्हारा विषय नहीं है, तुम चुप रहो। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो तो ये कह रहे हैं कि चाइना से बड़ा ही सकारात्मक बात हो रही है, बातचीत चल रही है। आप इसमें पड़ जाओगे तो फिर मैं तो सारा इंटरव्यू इसी में चले जाएगा। फिर कहोगे राजनाथ है, ये है, वो है, ये सब मैं जानेंगे क्यों? जब प्रधानमंत्री से मेरी सीधी बात होती है, और प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ, प्रधानमंत्री को मुंह पर कहना सकता हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बार मुझसे कहा था कि चाइना में एक बैंक सब मिलकर बना रहे हैं, उसका प्रेसिडेंट आप बने, सब सर्वसम्मति है। चाइना भी चाहती है, रशिया भी चाहती है, सब चाहते हैं कि आप काबिल हैं, आपको बनना चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा तनख्वाह, आपको प्राइवेट प्लेन, ये वो। मैंने कहा मैं तो अमेरिका छोड़ कर आया हूँ, अब मैं फिर विदेश नहीं जा सकता। तो मैंने नहीं लिया। इससे ये नहीं कि वो मुझे उसने कई जगहों के पद की यानी ऑफ़र दी और हमने नहीं दी इसीलिए हम उससे चिड़े हुए, ऐसा नहीं है। तो चाइना का बारे तो मैं भाषा जानता हूँ, मैंने किताबें लिखी है, पुस्तकें लिखी है, मैंने हार्वर्ड में उसको पढ़ाया है। चाइना क्या है, उसकी इतिहास क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है। तो मैं चाइना को जानते हुए ये हमारे देश में
4,600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की कब्ज़ा लद्दाख में नहीं करते, यदि उनको नहीं पता होता कि मोदी कुछ नहीं करेंगे। आपने एक बात और कही, आप चाइना को बहुत अच्छे से जानते हैं, भाषा को समझते हैं, देश को समझते हैं, और हिंदुस्तान को, भारत को तो बहुत बेहतर तरीके से जानते ही हैं। आपने एक बात और कही थी कि जो चाइना द्वारा कब्जाई गई ज़मीन है भारत की, उस ज़मीन को वापस पाने के लिए अगर चाइना से युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको लगता है अगर चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई, आपस में युद्ध शुरू हो गया, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? भारत आज चाइना को पीट देंगे उस स्थिति में है। हाँ बिल्कुल, उसको तो पहाड़ पार करके आना होता है ना, पहाड़ पर चढ़कर फिर नीचे उतर के हमारे पास आना पड़ता है, तब वहीं से तो हमारी बॉर्डर लाइन शुरू होती है, तो उसमें तो उतरते उतरते हम उसको उड़ा सकते हैं। यानी अगर युद्ध हुआ तो इसमें आप आत्मविश्वास से ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना चाइनीज सेना को पिटकनी दे देगी? जी बिल्कुल, 100%। आपने अभी काशी भी गए थे आप, वहाँ पर आपने ये कहा कि, जिसका जिक्र अभी थोड़ा सा आपने बातचीत में किया भी, आपने ये कहा कि जो भारत में मंदिर हैं उनकी बागडोर हिंदुओं के हाथ में दे देनी चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं कहा होगा, मैंने ये कहा होगा कि 40,000 मंदिरों को मुसलमान जब यहाँ राज कर रहे थे उन्होंने तोड़ा था, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी 40,000 को दोबारा बनाना है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो सिद्धांत है वो ये है कि जब एक जगह में ऐसी जगह में मंदिर बनी है जहाँ और कहीं नहीं बन सकती, जैसे राम पैदा हुए, राम से वहाँ अयोध्या में और कोई जगह ही नहीं है, तो राम लाला की मंदिर बना रहे हैं तो वहीं बन सकता है। कृष्णा का भी वही मथुरा में। फिर ये जो ज्ञान व्यापी है, जहाँ जो बहुत बड़ी मस्जिद है, उसको 3 बार मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। औरंगज़ेब आया और तीसरी बार उसने कहा कि ये तो हर बार बना देंगे, इसीलिए मस्जिद मंदिर के जहाँ टूटी है वहीं बनना चाहिए, जो इस्लाम में भी अलाउड नहीं है। इस्लाम में आप मंदिर को तोड़ सकते हैं परंतु आप मस्जिद वहाँ नहीं बना सकते। तो इन तीनों को आप छोड़ दीजिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ। तो बाकी जो 40,000 हैं उसको हम कहेंगे हम दूसरी जगह में बना लेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ मूर्ति होती है जिसमें हम प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते हैं, तो मूर्ति को कहीं भी हम रख सकते हैं। राम मंदिर है कई जगहों में, इसके माने नहीं कि राम वहाँ थे या वहाँ पैदा हुए। तो इसीलिए 40,000 में 3 को छोड़ दें, 1 तो हो गया है, वो भी मेरे पिटिशन के कारण, और ये बाकी 2 भी हमारी पिटिशन आने वाली पड़ी हुई है, उसकी जब सुनवाई होगी जीत जाएंगे। आपने राम मंदिर की बात अभी करी और प्राण प्रतिष्ठान की आपने बात करी, जहाँ तक मेरी जानकारी है अगर वो सही है तो आप प्लीज़ करेक्ट करिएगा, अगर गलत हो किसी कारण तो। हम तो प्राध्यापक में, हम तो आपकी गलती तो बोलते रहेंगे, ये तो मेरा कर्तव्य जी बिल्कुल, देश की जनता तक भी सही बात पहुंचनी चाहिए। आप ज़्यादा जानकार हैं, हम तो ना समझ लोग हैं, तो कुछ अगर गलत कह दे तो आप प्लीज़ करेक्ट करिएगा। अशोक सिंघल साहब ने आपसे अनुरोध किया था राम मंदिर का जब मामला चल रहा था कोर्ट में, रोते और आपने कहा भी था पैरवी के लिए वहाँ पर। नहीं, वो क्या हुआ कि उन्होंने मीटिंग बुलाई सारे उनके प्रमुख लोगों की, और उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत दिन रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बीमार थे, वो पता है, मैं बहुत दिन है, तो मैं किसको ये जिम्मेदारी सौंप के जाऊँ कि राम मंदिर बनाने के लिए। राम सेतु को मैंने बचा दिया था, वो वाजपेयी उसको काटने चाहते थे डीएमके को खुश करने के लिए। हाँ, ताकि क्योंकि जो इंडियन ओशन और ये जो पानी थी दक्षिण में और उत्तर में पाक स्ट्रेट जो कलकत्ता तक पहुंचती थी, इसके बीच में ये राम सेतु है। तो उस जहाज़ को कलकत्ता से कन्याकुमारी लानी है,
तो इसको काट के लानी पड़ेगी। तो उन्होंने एग्री कर लिया। तो मैं कोर्ट में गया, जीत गया, उसको रोक दिया। तो कृष्ण जन्मभूमि वहाँ पैदा हुए तो इसी को करना पड़ा। तो उस समय अशोक सिंघल ने सबको कहा कि आप सब लोग वो नहीं कर सकते जो स्वामी कर सकता है। राम सेतु को कोई बचा नहीं सकता, लोग कह रहे थे, क्योंकि वाजपेयी खुद इसमें लगे हुए थे और हम लोग सब पीछे पड़ गए। तो तब स्वामी से मैंने कहा था, उन्होंने एक दिन में स्टे ऑर्डर लेकर आ गए और दूसरे 4-5 महीने में उसको प्रोजेक्ट को ही रद्द करवा दी। तो वो कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इसको भी लेने के लिए कहा था। पहले मैंने कहा कि मैं कहाँ है, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, इसमें कहाँ मैं फंसते जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 3 हैं, इस तीनों को कर दो। फिर उसके बाद देहांत हो गई, तो फिर हम कटिबद्ध हो गए। आप इतने ज़्यादा जागरूक रहे और आपने इतना सारा काम किया, लेकिन उस सब के बावजूद राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया गया, तो इसलिए नाराज़गी हो गई आपको। तो नहीं, ये तो हर बार आपके लोग सस्ते बात कहते रहते हैं कि तुम मोदी से नाराज़ हो, मंत्री नहीं बनाया और राम मंदिर में नहीं बुलाया, इसीलिए आप उससे नाराज़ हैं। ये सब बकवास है। मुझे तो राम मंदिर बने, ये हो गया मेरा काम। जब बन जाएगी तब राम से के जाकर पूजा करूँगा। उसके लिए मोदी की मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप मोदी जी के बारे में बता रहे हैं, बीजेपी के बारे में बता रहे हैं, राम मंदिर के बारे में आपने बताया, ज्ञानवापी के बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीच में आपने कांग्रेस की बात कही थी। आपने कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाइना के पिट्ठू हैं। कांग्रेस के बारे में भी आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा जानकारी है, इतनी शायद कांग्रेसियों को भी नहीं, मैं राजीव गांधी का घनिष्ठ मित्र था, नरसिम्हा राव का घनिष्ठ मित्र था। मैं नरसिम्हा राव का तो मंत्री भी था, अन्य मंत्री पद वो, क्योंकि मैंने कहा मैं उस समय जनता पार्टी में था, मैं जब बीजेपी में नहीं गया क्योंकि वाजपेयी और मेरी बनती नहीं थी। तो मैंने कहा जब तक ये है मैं नहीं आऊँगा। तो जाते ही मैं बीजेपी में फिर शामिल हो गया। तो उस समय जनता पार्टी में मैं था, तो राजीव गांधी के साथ हमारी गठबंधन थी और हमने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया। नरसिम्हा राव मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। तो उस समय हमने जो भी करना था हमने खुलेआम किया और कांग्रेस वाले ने सब मेरी स्वागत की। ये कहाँ विदेशी आ गई पता नहीं, इसका भूमिका मैं बता नहीं सकता, एटलीस्ट आपके टेलीविज़न में तो नहीं बता सकता। कभी आप अकेला होगे तो पूरी बता दूंगा, बट उसके लिए बहुत समय चाहिए। थोड़ा तो आप बता ही सकते हैं। नहीं, वो क्या थी, कहाँ कितनी पढ़ाई है इसकी, झूठ बोल दी कि मैंने उसको वो बाहर निकाला पार्लियामेंट में से, मैंने इसको इसकी कटाक्ष हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि वो राजीव गांधी ने उसको क्यों शादी किया ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि राजीव गांधी ने मुझे बताया। अच्छा, इन दोनों का रिश्ते आखिर में अच्छा नहीं थे। शादी क्यों करनी पड़ी राजीव गांधी को, सोनिया गांधी शादी? पर्सनल मैटर है, मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं आपको तो नहीं बताऊँगा। अच्छा, यानी वो कुछ अच्छी, नेचुरली उसके माने यही है कि बताने लायक नहीं है। दबाव में कुछ रहा। वो देखो, ये सब छोड़ दो। मैं वो वैसा पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो थोड़ा एक धक्का दो तो तुम्हारी तरफ चले जाएगा। अच्छा, लेकिन यानी अच्छे टर्म्स पे नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि वैसे महिलाओं के साथ राजीव गांधी जैसे अच्छे व्यक्ति को शादी नहीं करना चाहिए था। राजीव गांधी जी तो आपके घनिष्ठ मित्र थे, बाद में कहीं बताया होगा उन्होंने कि शादी करके अच्छा लगा या कुछ दिक्कत? पता है ना, तो मैं क्यों बताऊं आपको, वो तो मुझे बताया और मैं जानता हूं। मैं तो आज भी उसके नाम लेता हूं, प्रचार करता हूं। ये लोग तो कहीं नहीं, इसका तो नाम ही नहीं लेते। लेकिन देश की जनता को पता इसलिए लगना चाहिए क्योंकि 2024 में वही मुख्य विपक्ष है। कई चीज़ पता नहीं चल रहा है, सिद्धांत पता होनी चाहिए, व्यक्तिगत क्या हो रहा है ये जो उनको पता लगेगा उसके आधार पर वो फैसला करें, परंतु मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन 2024 में जब आप चुनाव में जाएंगे तो मुख्य विपक्ष तो वही है। ये मैं नहीं जानता कि है कि नहीं, परंतु इतना तो जरूर कहूँगा कि इसको दोगे तो चीन
पूरा हमारी अरुणाचल सब ले लेगी। तो आपने इसीलिए कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, हाँ, कुछ विदेशियों का एक गुट है। यानी एक विदेशी गुट की कब्जा है, ऐसा कह सकते हैं, कब्जा है। कब्जा है। सोनिया गांधी उनकी हेड हैं। हाँ, अब अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? वो ये भाई ये क्या फ़र्क करना है, वो काफ़ी है। वो चली जाएगी तो ये भी चली जाएगा, ये भी चले जाएंगे। हाँ, प्रियंका भी चली जाएगा, वो वड्रा भी चली तो जाएगा। मोदी जी का जो एक सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, परंतु वो सोनिया को बचाते रहते हैं। ये नेशनल हेराल्ड केस में कितना रुकावट मेरे में लगा कर रखा है। हो सकता है उनको ईर्ष्या थी कि भाई मैं करूँगा तो बहुत नाम बढ़ जाएगा, तो उनके लिए और तकलीफ होगा। तो जैसे मुझे पार्लियामेंट मिनिस्ट्रीशिप से बाहर रखा और अन्य लोगों को, वैसे मुझे भी इसमें ना हो। तो वो तो सोनिया गांधी को ख़त्म करने के, यानी राजनीतिक दृष्टि से ख़त्म करने के लिए तो उनका कोई इरादा नहीं है। यानी वो चाहते हैं कि वो रहें विपक्ष। हाँ, वो समझते हैं कि उनके लिए अच्छा होगा, ये बेहतर है उनके लिए। हाँ, क्योंकि लोग कहेंगे कि सोनिया है तो फिर मोदी अच्छा है। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर सोनिया जी तक ही है या राहुल गांधी तक भी है? नहीं, वो क्या फ़र्क पड़ता है, सोनिया काफ़ी है। और वो सोनिया का कुछ नहीं करेंगे तो राहुल क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल का पासपोर्ट के लिए मैंने उसको रोक दिया ना, फिर वो बहुत आग्रह किया कोर्ट में, तो फिर मैंने कहा कि 1 साल के लिए दे दो, जो कोई जाना था उसको। फिर कोर्ट ने कहा कि 1 साल क्यों, 3 साल, तो मैंने कहा 3 साल दे दो, नहीं तो नॉर्मली आप और मैं 10 साल। तो आपके कारण आपने पहले मांग करी थी 1 साल के लिए? पहले मैं नहीं, उन्होंने मांग की थी 10 साल के लिए। मैंने कहा कि नहीं देना है, क्योंकि ये बेल पर है और वो भी एक बहुत बड़ा भयंकर अर्थ अपराध है, तो इसीलिए नहीं देना है। फिर कोर्ट ने कहा कि अब तो उन्होंने वो इनविटेशन सब मान ली है, तो वो जाएगा और सीधा वापस आएगा, तो उसके लिए समय दे दो। तो मैंने कहा कि अच्छा 1 साल के लिए पासपोर्ट दे दो। ये सब पब्लिकली हुआ है कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि 1 साल क्यों, 3 साल, क्योंकि फिर बार बार आएंगे मेरे पास। तो मैंने कहा अच्छा 3 साल, तो 3 साल का लिए मिला। आपने पब्लिकली की बात करी तो आपका एक ट्वीट याद आ गया मुझे, अभी आप ही ने 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था। मैं शब्द बाई शब्द आपको पढ़ के सुना देता हूँ। A friend told me on 18th of November that India 11 will lose the match finals. I asked why. He said Modi and Shah were de facto partying with Indian players contrary to requirement of peace, rest and yoga for the players. On 19th November, players were not adequately rested. I am no judge of this, but it sounds right. Imagine Air Force being misused. It was a carnival. ये क्या था? देश को थोड़ा संक्षेप में अगर आप बता सकें। यही है कि मीटिंग हो और क्रिकेट का मैच हो तो दर्शक लोग पहुँचे, बड़ी संख्या में भी पहुँचे तो और भी अच्छा। और अगर देखें, ये तो इनका क्या, उसको गला लगाना, इसको पकड़ना, फिर हवाई, ये एयरफोर्स आने की क्या मतलब थी, अब बताइए। लोगों को पूछना चाहिए। ये तो इसका घर का मटेरियल तो नहीं है ना, कि वो जैसे घर में कुछ घोड़ा रखा या कुत्ता रखा, उसको कभी भी बाहर ले जाओ, कभी भी ये तो एयरफोर्स है। इसको आप पेट्रोल ये सारा खर्च करके उसको फ्लाई पास्ट करते हो। ये कौन तुम्हें अधिकार कौन दिया है? मैं केस डाल सकता हूँ पर नहीं डालूँगा, क्योंकि हर चीज़ मैं ही करूँ। ऑपोजिशन पार्टी जैसे गूंगे गुड़िया जैसे बैठे रहे, ये कैसा होगा? यानी ये मुद्दा आप विपक्ष को दे रहे हैं? और करें, चुनौती दे रहा हूँ, हिम्मत है तो केस डालो, क्योंकि उन सबको कुछ छिपाने के लिए कुछ है ना, वो नहीं करेंगे। विपक्ष में किसी में हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए। आप ये बात बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्ष के अंदर किसी नेता में कोई हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी के खिलाफ केस डालने के लिए हिम्मत नहीं। मैं डाल सकता हूँ बट डालूंगा नहीं। मैं उसकी नीति को विरोध करूंगा। जब तक बीजेपी में हूँ मैं तो नीति का विरोध करूंगा। बाहर आ जाऊंगा तो उसकी सब पोल खोल दूंगा।
आप कह रहे हैं हिम्मत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी तो अभी 2-3 दिन पहले क्या राजस्थान बोले? में भाषण दिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने यही क्रिकेट से जुड़ी हुई एक बात बोली हाँ। कि एक पनौती मैच देखने चले गए इसलिए हार गए। यहाँ तक नहीं, उन्होंने एक शब्द और आगे वो कहा। तो उन्होंने ये वो कहा आलोचना नहीं। कि उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। वो ठीक है, उससे वो मोदी का कुछ नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। लोग कहते हैं क्या ऐसा शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है। उसके मोदी के पास कोई विदेशी बैंक अकाउंट है वो निकाल के बताओ। जैसे मैंने ये 2G में निकाला था, जैसे मैंने नेशनल हेराल्ड में निकाला है, वैसे कुछ निकाल के दिखाओ। और अडानी एक भी केस नहीं डाल सके। तो ये सब हवा में बात करने वाले। तो आपके घनिष्ठ मित्र के बेटे हैं, आप थोड़ा सलाह दीजिए। नहीं, मैं उनसे नहीं दे बात करिए। सकता कि मैं नहीं हो दे सकता है आप जैसे व्यक्ति की उन्हें जरूरत है। नहीं, ये तो एहसान मानने वाले लोग नहीं हैं। राजीव गांधी सच्चा आदमी था और वो एहसान भी मानता था। वो पब्लिकली बोलता था कि जितना स्वामी ने मुझे सिखाया सब उनके लोगों को। एक MJ अकबर होता था, वो थोड़ा चिढ़ता था तो उसको कहता था कि भाई जो स्वामी ने मुझे दिशा दिखाई है मेरे हारने के बाद, किसी और ने नहीं दिखाया। तो ये वो दूसरी चरित्र का था। वो शुरू से हमारी दोस्त था। जब MP बन कर आया तो मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो उस समय से दोस्ती बनते गई। और उसकी माँ जो मुझसे मेरे बहुत नफ़रत होती थी, वो भी संतुष्ट थी कि मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि इसका पढ़ाई बहुत कम था तो हर चीज़ पर मुझे सिखाना पड़ा उसको। तो कभी बातचीत हुई आपकी राहुल गांधी जी से? नहीं, मैंने आज तक भी हेलो भी नहीं किया है। अच्छा, कभी मैं कहाँ करूँ, कहीं तो मिलना चाहिए ना। अब पार्लियामेंट में वो लोकसभा थे, मैं तो लोकसभा 3 बार था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि बस अब लोकसभा में मेहनत बहुत करना होता है, राज्यसभा अच्छा है। और फिर अब कोई नहीं कह सकता कि मैं लोकसभा जीत नहीं सकता। तो 3 बार जीत गया, तो फिर मैंने राज्यसभा में आने का किया, तो वो लोकसभा में, राज्यसभा। भविष्य में कुछ संभावना नजर आ रही है? ये इसकी जो नागरिकता है इसको समाप्त करने के लिए मैंने सारा दस्तावेज़ दी। राजनाथ ने इनको नोटिस भेज दी कि बताओ कि ये जो दस्तावेज़ हैं सही है कि नहीं, और इसकी नागरिकता ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो ब्रिटेन का भी अलग पासपोर्ट रखा था राहुल गांधी जी। हाँ, उसका मैंने सारा सबूत दे दिया। अब अमित शाह जो है, जिसको आपके नेता कहते हैं, मैं तो उसको चपरासी कहता हूँ, मोदी का, देश के गृह मंत्री हैं। तुम्हारे गृह मंत्री हैं, मेरे देश के गृह मंत्री हैं। देश के गृह मंत्री तो नाम के वास्ते है भाई, वो अलग बात है। आप छोड़िए, इसमें मत पढ़िए। आप हो सकता है उनके हितैषी हैं तो ये सारी बातें कह रहे हो। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा इंटरव्यू करना है। उसने आज तक जो राजनाथ ने चिट्ठी लिखी और इसने जवाब नहीं दी, तो तुरंत इसकी नागरिकता को समाप्त करनी चाहिए। क्योंकि जो सारे दस्तावेज मैंने दी, उस समय राजनाथ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजकर कहा कि ये आपकी इशू की गई, ऐसा डॉक्टर स्वामी का कहना है, सही है कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ, ये बिल्कुल 100% सही है। इसने वहाँ एक कंपनी खोला था, उसमें सारा विवरण देकर, अपना नाम सब देकर, और उसमें लिखा है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। उसका कॉपी भी दे दिया। अच्छा, फॉर्म में ये लिखा गया है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। तो यानी राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है? तो कितने बार पूछोगे भाई तुम? मैं तो नहीं, तुम तो जैसे एग्जाम कर रहे हो ऐसे पूछोगे। मैं तो सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूँ ना, मैं कह दिया ना कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट उसने खुद अपने इसमें लिखा है, उसी के आधार पर चली थी, मेरे आरोप पर नहीं चली थी। तो फिर वो फाइल कहाँ तक पहुंची या कहाँ रुक कौन गई? सी फाइल? वो अमित शाह के पास रुकी हुई है। अभी रुकी हुई है? हाँ, बिल्कुल। तो भविष्य में कुछ हो सकता है या वो खत्म? भविष्य में मैं बैठूंगा तो कर दूंगा, राजनाथ आ जाएंगे तो हो जाएगा। यानी आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आप आगे चलकर पावर में आते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी या राजनाथ सिंह जी, तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, रद्द की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। हाँ, छीनेंगे नहीं, रद्द करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा, देश के लिए बड़ा। अपराध करोगे तो अपराध करोगे, देश के लिए बड़ा स्टेटमेंट। देश के लिए बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, उसका कोई याद नहीं रखेगा। कितना समय लग जाएगा? आप मान लीजिए 2024 में। मैं नहीं, ये तो भविष्यवाणी है, इसमें मत पढ़ो।
कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं, अगर आप आ जाते हैं तो हाँ, कितना अगर समय? ये इसमें तो नहीं कितना मैं समय? जाता हूँ मैं, अगर ये राहुल गांधी विदेश भाग जाएगा तो क्या करोगे, हजार चीज़ पूछ सकते हो आप, मैं नहीं उसमें पढ़ूंगा। अच्छा, हाइपोथेटिकल या नेचुरली बेकार है, और वो कौन है राहुल गांधी? अच्छा चलिए, भविष्य के हाइपोथेटिकल में नहीं जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। क्या? आपका एक पास्ट में एक स्टेटमेंट आया था 2023 में कोलकाता में। आपने कहा कि ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, साहसी महिला है। साहसी महिला है। अभी भी आप उस स्टेटमेंट पे? मैं तो बदलता नहीं हूँ भाई, एक बता दो जिसमें मैं बदला। नहीं, जितनी बेबाकी से आप बात रखते हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप खुल के अपनी बात को रखते हैं और रिपीट करते हैं। तो ये है, तो तुमने पूछ लिया, मैंने बता दिया। लेकिन कैसे बनेंगे, संभव कैसे हो पाएगा? वो आपको नहीं बता सकता हूँ मैं। यानी अभी भी रास्ते हैं, बात हो रही है? नहीं, मैं बात नहीं कुछ कर रहा हूँ, मैंने उसको बात करके नहीं कहा था। वो उसको तो जानता हूँ मैं, परंतु उसको बात करके नहीं कहा था। मैं तो एक लेक्चर देने के लिए गया था, उसमें मैंने कहा। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसे समीकरण बन सकते हैं कि वो देश वो के तो ये देश में कौन सोच सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन सोचता था? तो बन गए। तो ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे तो बहुत उदाहरण है कि गुजराल साहब हाँ, हैं, मैं जानता हूँ। देवेगौड़ा तो वो तो वो जो उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ज़्यादा वो जानता नहीं था, वो सडनली बन गया प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो प्रारब्धा, इसको अंग्रेजी में ये संस्कृत में कहते हैं, पता नहीं आप ये शब्द को पहले सुना है? संस्कृत में बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, पढ़ी है मैंने। कंग्रेचुलेशंस। तो प्रारब्धा है ये, कौन क्या होगा किसी को नहीं पता होगा। कभी ममता बनर्जी से व्यक्तिगत तौर पर बात हुई? होते रहते हैं इसमें, वो तो उसको मैं कब से जानता हूँ। जब वो पार्लियामेंट में पहली बार आई थी 1980 में, उस समय से जानता हूँ। यानी आपको खुशी होगी अगर वो देश के प्रधानमंत्री? हाँ, आप उनका सम्मान करते हैं? देश को भी खुश होना चाहिए। सम्मान करते हैं आप उनका? नहीं, सम्मान क्या होता है? मैं उससे उम्र में बहुत ज़्यादा हूँ, तो सम्मान का सवाल नहीं है उसका। मैं काबिलियत या योग्यता मैंने देखा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी जो आपकी पार्टी होती है कहती है वहाँ बंगाल में कल बदल तानाशाही चल रही है। जाएंगे, वो बन जाएगी, फिर कल बदल जाएंगे, इसमें क्या है? वो तो विपक्ष के एक पार्टी के रूप में जब कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, ये तो एक दायित्व होती है कि आप जो आपके सामने खड़े हैं उनकी आलोचना करें। यानी भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी साथ में भी आ सकते हैं? वो नहीं, मैं जानता हूँ, वो तो ममता बनर्जी से पूछना पड़ेगा। ममता बनर्जी की पाले में गेंद है, उन्हें डिसाइड करना है। नहीं, उससे पूछो, वो तैयार होगी तभी तो हम बन सकते हैं। मैं बीजेपी के बारे तो ये कह सकता हूँ कि वो तैयार है तो करो। अगर ममता बनर्जी तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करने में या गठबंधन करने में इंटरेस्टेड है? अगर का तुम जो है ना, तुम सिनेमा वाले लगते हो। ये अगर में मत जाओ, जो वास्तविकता बता। तो मैंने कह दिया है कि वो काबिल है, वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। अच्छा, एक वास्तविकता की और बात कर लेते हैं जिसका देश बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ज्ञानवापी जो आपने अभी बात बताई, हाँ। तो ज्ञानवापी मामले में एएसआई को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अरे वो एएसआई वजह मैं कुछ नहीं जानता। वहाँ एक मंदिर थी, सबको पता है, आज भी दिखाई पड़ता है। वो जो नंदी है वो आज भी बैठा हुआ देख रहा है कि शिव भगवान आ रहे हैं कि नहीं। यानी नंदी का मूर्ति वहाँ अभी भी है। उसके जो मूर्ति के अनेक हिस्से मस्जिद की है। 3 बार तोड़ी गई। 3 बार, तीसरी बार औरंगज़ेब ने कहा कि इसको दूसरे जगह में मत बनाओ, जो मंदिर को तोड़कर आप मस्जिद नहीं बना सकते हो। वास्तव में आप जाकर किसी मुल्ला से बात करो, वो बताएंगे कि जहाँ मंदिर बनी है वहाँ बन नहीं सकती। ये तो मुझे राम मंदिर में भी यही बताया गया था। इसीलिए ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ कि जब कोर्ट ने, उन्होंने कहा इज़्ज़त का सवाल है, इज़्ज़त उसके साथ आप कर दो, हम तैयार हैं। तो ऐसे ही मुसलमान ने कोई अड़चन नहीं पैदा किया जब हमारा कोर्ट ने कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा। तो ये एक मंदिर था, और वो ज्योतिर्लिंग का मंदिर। शिव भगवान ने 12 जगहों में ज्योतिर्लिंग गाड़े थे। हाँ, और ये एक है जो बचा है। बाकी में वो गुजरात में एक था, वो हो गया, वो बन गया, हमारी सरदार पटेल ने बना दी, उसको रिस्टोर कर दिया। तो इसको
मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, मैं तो इनके लिए दूसरी जगह दे दूंगा, हट जाओ। नहीं हम नहीं हटेंगे, अरे लड़ना है तो लड़ेंगे। सवाल मेरा ये था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और देश के कानून का सब सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी फैसला आएगा उसे माना जाएगा सबके द्वारा, ये कहा जा रहा है और ये ऐसा होता भी रहा है। सवाल मैं इसलिए ये कर रहा था, एएसआई रिपोर्ट की जो हमने बात करी कि 17 नवंबर को रिपोर्ट सबमिट करनी थी, अब 28 नवंबर को करनी है। सवाल मेरा ये है कि देश की जनता भी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो क्या 2024 के चुनाव से पहले ज्ञानवापी मामले का समाधान हो जाएगा? वहाँ का संसद सदस्य कौन है? वाराणसी का संसद सदस्य कौन है? मोदी जी हैं। तो जाके उनसे पूछो, मुझसे पूछते हो क्यों? कानूनी दाव पेच आप बेहतर। वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना, बनना चाहिए। मेरा पिटिशन भी पड़ी हुई है, उसको आने नहीं देते। मोदी अपने वकीलों को भेजकर किसी तरीके से टल जाए, आज नहीं हो सकता, आज मेरा पेट खराब है, ये है, वो कहकर किसी उसको टाल देते हैं। तो मेरा पड़ा हुआ है केस कि ये जो है ये यहाँ, ये ज्योतिर्लिंग यहाँ ही था और इस ज्योतिर्लिंग की जगह में ही हम बना सकते हैं, तो इसीलिए दूसरा मस्जिद कहीं और बना देंगे। बट ये हमें, वो जैसे हमने राम मंदिर में कहा था वही कहा था कि राम पैदा हुए थे, ये मेरी आस्था कहती है कि राम वहाँ पैदा, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। बाकी लोग सब चल रहे थे कि ये हमारा है, तुम्हारा है, ये वो पुजारी का है, इस मुल्ला का है, इसमें चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैंने कहा कि वो सब ठीक है, परंतु मेरा मूलभूत अधिकार है कि राम वहाँ पैदा हुए, ये आस्था है, कोई मुझसे चैलेंज नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता है? ये आस्था है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो आस्था है कि राम पैदा हुए, करोड़ों लोग ये मानते हैं, ये मैं अकेला नहीं मानता, तो इसलिए यहीं होना चाहिए। तो इसी आधार पर कोर्ट ने ये फैसला किया। अच्छा, ये भी सवाल बार बार उठ रहा है कि राम मंदिर, ज्ञानवापी, इसके बाद कौन कौन सी लिस्ट है? एक ही है, मथुरा। मथुरा, बस 3। मथुरा के बाद फिर कोई? नॉट एट ऑल। मथुरा को लेकर अभी, हाँ वैसे बहुत तोड़े गए, पर वो दूसरे जगह में बनाया जा सकता है, उसका वो स्थान का कोई मतलब नहीं है। यानी मुख्यतः राम मंदिर वहाँ राम पैदा हुए जी। मथुरा में कृष्णा वहाँ पैदा हुए, वहाँ मस्जिद खड़ी है। और तीसरा है कि ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाई गई, वहीं इन्होंने मस्जिद बनाई। अच्छा, जाते जाते जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। हाँ, तो मोदी जी हारेंगे ऐसा माना जाएगा। वो अपने पाँव पर खुलाड़ा फेंकेंगे तो मैं क्या करूँ? आप ये कह रहे हैं कि 5 राज्य हारेंगे? 5 राज्य हार सकते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारी पार्टी में तो कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति हावी है, और अगर चुनाव हारते तो फर्क तो पड़ेगा। हिंदुत्व को कोई नहीं मानता। जब इसने सारे मंदिरों को राष्ट्रीयकरण कर लिए उत्तराखंड में, मुझे कोर्ट में जाकर छुड़ाना पड़ा। फिर अगेन यहाँ महाराष्ट्र में उसने पंढरपुर में किया, वहाँ भी मैं कोर्ट में गया हूँ। तो मैं छुड़वा रहा हूँ मंदिरों को बीजेपी गवर्नमेंट की राष्ट्रीयकरण से। तो ये इसको कोई मानता है आजकल? हमारे कोई हिंदुत्व में इसको मानते ही नहीं है। मैं सवाल को रिफ्रेम कर देता हूँ। ऑलराइट, आज के समय में हिंदुत्व की राजनीति कितनी हावी है? हिंदुत्व की राजनीति अब आगे हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश में जो हिंदू हैं उसमें 80% देश में तो हिंदू हैं, उसमें से 70% आज कन्विंस हो गए हैं कि हम जाति ये वो सब कुछ नहीं मानते, हम अपने को पहले हिंदू मानते हैं। वो हो गया है, वो यहाँ बैठ गया है। और या हो सकता है सही कह रहे हो, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इसका जवाब विपक्ष भी समझ रहा है इस बात को, और शायद उसी के तोड़ के लिए विपक्ष हिंदुत्व की राजनीति के तोड़ के रूप में जातीय जनगणना को सामने रख रहा है। बिल्कुल। इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जाति करने तो चलेगा नहीं चल पाएगा। नहीं, वो ये जो मध्य प्रदेश में है, जो उनका मुख्यमंत्री बनने का कैंडिडेट बना है कमलनाथ, वो होशियार है, वो ये नहीं कहता है, वो नहीं कहता। हाँ, वो कहते हैं हिंदुत्व हमारा है, हम उसको पुनरुत्थान करेंगे। यानी
जाति जनगणना वाला जो ब्रह्मास्त्र विपक्ष ने निकाला है उसका कुछ असर होगा जाति नहीं? सब बकवास है, मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक वर्ना माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, 4। ओके, जो अपर है वो तो हमारे शास्त्र में नहीं है, परंतु बीच में बन गई थी और मुसलमान के राज में ज़्यादा बनी, क्योंकि कई लोग जाकर वहाँ मांस खा के आए, ये वो जो भी रूढ़िवादी आइडिया उसमें बने। फिर अंग्रेज़ आए तो उन्होंने और भी बनाई। तो शुरू में तो बहुत कम थे, जो किसी ने अपराध किया उसके लिए पर्याय कर दिया था। तो 4 वर्ण है, और ये कृष्ण भगवान ने साफ कहा है। और ये क्या कहा कि ये जन्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तुम्हारे कर्म जो है, जिस पेशा में है, उससे जुड़ा हुआ है। चलिए, जाति की बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी। जाते जाते जाति से आगे बढ़ के धर्म की एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि जो भी लोग, मेरे घर में तो सारे के मज़हब के लोग हैं। मेरी पत्नी क्या पारसी है, मेरी एक बेटी मुसलमान से शादी की है, एक ब्राह्मण से शादी की है। इस प्रकार से मेरी और उनके जो शादी हैं, वो उनके जो भाई बहन की शादियाँ, वो कोई यहूदी से शादी किया है, कोई नहीं। तो मेरे पास तो और किसी को डर नहीं है मुझसे। ये नहीं ओ ये तो हिंदुत्ववादी है, भारत आप दिखा रहे हैं अपने परिवार में। हाँ, तो ये है, तो हम हिंदुस्तानी हैं आगे। तो मैं आप सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन आपका परिवार के लिए ये बिल्कुल अलग हो जाएगा कि परिवार एकजुट है और पूरे भारत को दर्शा रहा है परिवार आपका, हर धर्म जाति के लोग आपके परिवार में हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया लास्ट में जाके। विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है, बल्कि मैं सीधा नाम ले लेता हूँ एक। राहुल गांधी अभी तेलंगाना चुनाव में गए थे, वहाँ पर उन्होंने स्टेज से एक बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है कोई सबूत ताकि दिया? वो ये चाहते हैं कि कोई सबूत दिया? बात कही उन्होंने मन से, बात से। और ये बातें ये तो बात कॉलेज बार फेल बार नहीं हुआ। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बार बार आता है कि AIMIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो तो उसको बदनाम करने के लिए कहते हैं। वो एक बहुत वरिष्ठ बुद्धिजीवी है, उसके साथ मैंने डिबेट कई बार की है टीवी में, और पढ़ा लिखा मेरे को तो कैम्ब्रिज से भी उसको डिग्री है। और उसका भाई के बारे में कुछ नहीं कहता, उसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, बट इनके बारे में कह सकता हूँ कि ये इंग्लिश में कहूँगा पहले, फिर मैं देखता हूँ कि हिंदी में कर सकता हूँ कि नहीं। हम दो शब्द उपयोग करते हैं, एक है नेशनलिस्ट और दूसरा है पेट्रियट। पेट्रियट है जिस देश में मैं हूँ उसका मैं वफादार हूँ, ओके, उसको पेट्रियट कहते हैं, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, ये है वो है। दूसरा है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट वो है, वो देश की जो सिद्धांत है उसको मैं मानता हूँ, प्रचार करता हूँ। तो वो हमारे सिद्धांत को प्रचार नहीं करता है। हाँ, ये हिंदू देश है, ये नहीं मानने के लिए तैयार हो, कहते हैं नहीं मैं तो संविधान में जो लिखा हो उसी में जाऊँगा। परंतु पाकिस्तान के साथ कभी टकरा आती है तो माँ गॉड क्या जवाब देता है ये। मैंने सुना है, मेरे कई दोस्तों ने उसको देखा है विदेशों में और पाकिस्तान में देखा है। तो इसको कोई ये कहे कि वो पैसा लेता है, ये करते हैं, बड़ा नीच बात है। और हमारे लोग कहते हैं तो मैं उनको डांटता। यानी बीजेपी और AIMIM में कोई साठगांठ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्यों होना चाहिए? हमारे इसकी क्या ज़रूरत है? एक जगह में वो कहाँ है? सारा हिंदुस्तान में तो वो मुसलमान उसको अभी तक नहीं माना है। उसको मिलती है तो 1 सीट मिलती है, 2 सीट मिलती है, और उसका बेटा भाई तो सारा वैसे भी पानी फेर देता है। तो इसीलिए मैं उसके बारे ये नहीं कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में होता तो मैं उसको मिनिस्टर ही बना देता हमारे साथ, हमारा, और उसका नाम खराब हो जाता कि बीजेपी में मिनिस्टर बन गए, पर हो सकता वो ना आए।
परंतु मैं कहता हूँ उसकी सरकार, हाँ, मैं सरकार बनाऊंगा तो इसको रखूंगा और वो आ भी जाएगा। यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सरकार में असदुद्दीन ओवैसी मंत्री बनेंगे। यस, अब ये मैं बता देता हूँ, उसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दूंगा। बाहर जाके बताओ कि मुसलमान को कोई नहीं गला काट रहा है यहाँ। ईडी को लेकर आप कुछ कह रहे, विपक्ष बार बार कह रही है कि ईडी सीबीआई जो है सरकार का तोता बनी हुई है। चुन कर जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें चुन कर, अरे अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी ने किया है, वो तो मेरे दिए हुए दस्तावेजों पर किया है। मैंने जो उनको, आज तो बेल में है ना, जिसको मोदी कहता है बेलगाड़ी में है, तो उस बेल में मैंने उनको अब सजा करने के लिए मैंने जो अपराध की है उसको किया, परंतु उसमें से जो बात निकली कि इन्होंने पैसा के फ्रॉड किया, इन्होंने 420 की, ये तो सब दूसरे इसमें बनता है, ये मेरे आईपीसी में नहीं बनता है। आईपीसी एक अलग सा एक ये अपराध का एक है, ये जो है ये दूसरे में है। ये पैसा में जो गड़बड़ करते हैं उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आती है, फॉरेन एक्सचेंज का होती है, और फिर उसके बाद और भी हैं, जैसे जो उन्होंने एक बिल्डिंग को हड़प कर लिया, वो अर्बन डेवलपमेंट होती है। तो ये इसमें तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, हाँ, ये भी सवाल बड़ा चर्चा की। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जो कोई भी उस पार्टी में शामिल होता है तो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है? देखो, तो मोदी का पागलपन है। वो चाहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्यकर्ता हैं उसके थोड़ा उसको थोड़ा पानी ज़्यादा भर के उसकी मसाला को कम करना चाहिए। तो आरएसएस और मोदी जी में क्या कुछ खटपट है, कोई दिक्कत है आपस में? मैं तो आरएसएस का नहीं हूँ ना, मैं उनका मित्र हूँ और सदा के लिए मित्र रहा हूँ। एक दो बार जब सरसंघ चालक ठीक नहीं था तो मेरी लड़ाई भी हो गई थी, परंतु मैं आरएसएस से अलग कभी नहीं था, परंतु उनके अनुशासन में भी नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं उससे निकला नहीं हूँ। मैं प्रचारक नहीं बना को या स्वयंसेवक नहीं बना, ये सब। वो सारे लोग त्यागी हैं, हमारे बूथ में बैठ के एक पैसा नहीं लेते, किसी और पार्टी का ये नहीं है। यानी बूथ ही मेन है, आपके बूथ में आदमी बैठा होना चाहिए, वो वोटर लिस्ट देखकर ये झूठा है, ये सच्चा है, ये मर गया है, जिंदा है, ये सब काम वो आरएसएस करती है। कल आरएसएस कह देगी नहीं हम अब राजनीति में नहीं, हम बैठ जाएंगे, तो मोदी को जमानत नहीं बचा सकता। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आरएसएस और बीजेपी। नहीं, अब कभी घर में एक घर में पैदा होकर माँ बाप के विरुद्ध में भी जा सकते हो। आरएसएस का ही पॉलिटिकल फेस है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, वो तो आपका प्रचार है। वो अपना जो शाखा है उसको बड़ा करने चाहते हैं बस। डॉक्टर साहब, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।